पौधों से प्राप्त पदार्थ। पौधों से हमें क्या क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जड़ से मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम ये सब जड़ के अंतर्गत आते हैं। तने में आलू, अदरक, अरबी आती है। पत्ती में पालक, मेथी, धनिया, पुदीना आता है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। पौधों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल, तो बीज से सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन। पौधों से प्राप्त होने वाले मसाले, इलायची, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्च। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशेदार कपास, जूट, पटसन आदि। और पौधों से प्राप्त होने वाले औषधि पदार्थ। तो ये औषधि पदार्थ वाला जो टॉपिक है तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। बाकी ये सब आम बात है, ये हम सबको पता है कि पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और कौन से बीज से क्या बनता है, सब पता है। लेकिन जो पौधों से प्राप्त होने वाले औषधि पदार्थ है ये इसमें से बन सकता है प्रश्न। तो पेनिसिलियम कवक से मिलता है, कुनेन सिनकोना से मिलता है, मॉर्फिन अफीम से मिलता है, एट्रोपिन बेलाडोना से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त अन्य पदार्थ, तो ये जो है आप इसको इतने को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। पौधों से प्राप्त अन्य पदार्थ क्या है, तो चाय पत्ती और कॉफी बीज आदि। पेड़ पौधे और मनुष्य की अंतःक्रिया। पेड़ पौधे और मनुष्यों की अंतःक्रिया किस प्रकार होती है, तो वातावरणीय प्रभाव, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। किसके माध्यम से बदलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम। तो ये नोट कीजिए आप, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। जो मनुष्यों के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। वायु गुणवत्ता, तो पेड़ वायुमंडल से प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो ये सब वातावरणीय प्रभाव है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और मनुष्य अन्य जीवित प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। और वायु की गुणवत्ता में पेड़ पौधे प्रदूषक तत्वों को अवशोषित कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ये महत्वपूर्ण है। अब जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जल चक्र, वृष्टि और जलवायु। पेड़ जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। पेड़ जलवायु को नियंत्रित करते हैं और वर्षा को प्रभावित करते हैं। वे भूमि से जल अवशोषित करते हैं और पुनः वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे जलवायु की स्थिरता बनी रहती है। मृदा संरक्षण, तो मृदा में गुणवत्ता किस प्रकार, तो पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से मृदा को मजबूती प्रदान करते हैं, जिसमें भूमि का कटाव और अपक्षय की प्रक्रिया धीमी होती है। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, मृदा सारी बहकर नदियों में चली जाएगी और हमारे पेड़ पौधे की जड़ें बाहर आ जाएगी तो वो क्या होंगे, सूख जाएंगे। इसलिए पेड़ पौधे मृदा को मजबूती प्रदान करते हैं और जिससे भूमि का कटाव नहीं होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है पोषण और स्वास्थ्य। तो फल और सब्जियों का उत्पादन, पेड़ पौधे मनुष्यों के लिए खाद्य स्रोत प्रदान करते हैं। फलों, सब्जियों और अनाजों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। औषधियाँ, तो कई पौधे औषधि गुणों के लिए उपयोगी किए जाते हैं, जिनमें विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मनोरंजन और विश्वास, पार्क, बाग और गार्डन लोगों को आराम और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक महत्व, संस्कृतियों में पेड़ पौधों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए पीपल और बोधि वृक्ष का विशेष महत्व है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पेड़ पौधों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है और कौन से
पेड़ों की पूजा की जाती है, तो पीपल का पेड़ और बोधि वृक्ष। इसके बाद आर्थिक प्रभाव, तो कृषि और वानिकी। पेड़ पौधे कृषि और वानिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो रोजगार और आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। पेड़ पौधे कृषि और वानिकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो रोजगार और आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। इसके बाद संवैधानिक प्रयास क्या क्या किए गए जो वनों की सुरक्षा के लिए, तो भारतीय, ये सब IMP आप प्लीज इनको नोट कर लीजिएगा। ये सब IMP सन दिए गए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नंबर 1 पे है भारतीय वन अधिनियम। यह कब आया, तो ये 1927 को आया। भारतीय वन अधिनियम 1927 को आया। उसके बाद भारतीय कहवा अधिनियम 1942 को आया। कहवा अधिनियम 1942। रबर अधिनियम 47, जब देश आज़ाद हुआ था उसी वर्ष रबर अधिनियम आया, ये इस तरीके से याद रख लेना। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम, तो ये भी 1947। तो रबर अधिनियम और आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम ये भी 1947 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी, और चाय अधिनियम 53 में। वन नीति और चाय ये 52 और 53, ये याद करने में आसानी रहेगी कि वन नीति आई थी 1952 में और चाय अधिनियम 1953 में, 52-53। और ये रबर अधिनियम और ये आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 में आए थे। और उसके बाद इलायची अधिनियम 1965 में आई थी। वन जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में आया था। वन जीव के बाद 74 में जल प्रदूषण आया था 1974 में, तो ये याद रख लेना 72 और 74। सामाजिक वानिकी योजना 76 में, तो इनमें 2-2 साल का डिफरेंस है। ये 72 में आया। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण 1974 में आया। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में आई। उसके बाद फिर 4 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। तो एक बार पढ़ लेते हैं अपन इसको, साथ के साथ रिवीजन हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। भारतीय कहवा अधिनियम 1942 में। रबर अधिनियम 1947 में। आयात निर्यात 1947 में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। चाय अधिनियम 1953 में। और इलायची अधिनियम 1965 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1974 में। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और उसके बाद वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1981 में। 80 में तो आया अपने वन संरक्षण अधिनियम, और फिर वायु प्रदूषण 81 में, और फिर 86 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। राष्ट्रीय वन नीति 1988। तो आप इसको 2-3 बार रीड करोगे तो आपको सब याद हो जाएंगे। ये बहुत ही IMP है, सभी एक जगह है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सामाजिक प्रयास क्या थे, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण तथा कृषि भूमि विस्तार के लिए वनों की कटाई की गई, जिसके संरक्षण के लिए विभिन्न समुदायों द्वारा प्रतिक्रिया की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चिपको आंदोलन। ये सामाजिक प्रयास है। यह आंदोलन कब हुआ था, तो ये बहुत IMP है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन वर्ष 1973 में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में वनों की कटाई के विरुद्ध चला गया। तो यह आंदोलन 1973 में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में वनों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया। इस आंदोलन में प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे। इस आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे एवं आंदोलन का विस्तार सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। वर्ष 1973 में गढ़वाल क्षेत्र के चमोली
जिले में वनों की कटाई के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया और इसके प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे और इस आंदोलन का विस्तार सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो ये आपको याद हो गया होगा। 1973 में चिपको, इसको ऐसे याद करना आप कि 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और ये गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में हुआ था और ये वनों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया था और इसके प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट थे और इस आंदोलन का विस्तार सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसके बाद आया था विश्नोई आंदोलन। ये 1730 में आया था। विश्नोई आंदोलन 1730 के आसपास चलाए गए विश्नोई आंदोलन को चिपको आंदोलन की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। जो विश्नोई आंदोलन चलाया गया था तो ये विश्नोई आंदोलन को चिपको आंदोलन की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है और यह अमृता देवी विश्नोई द्वारा चलाया गया था। विश्नोई आंदोलन अमृता देवी विश्नोई द्वारा चलाया गया था सन 1730 में और यह चिपको आंदोलन की प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चिपको आंदोलन की प्रेरणा के रूप में कौन से आंदोलन को चलाया गया, तो विश्नोई आंदोलन। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्नोई आंदोलन कौन से सन में चलाया गया था, तो 1730 में। और किसके द्वारा चलाया गया था, तो अमृता देवी को। तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद एपिको आंदोलन, तो ये 1983 एपिको आंदोलन 1983 में था। ये आपको चिपको आंदोलन 1973 में था और एपिको आंदोलन 10 साल बाद मतलब 1983 में। और ये उत्तरी कर्नाटक में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया। ये उत्तरी कर्नाटक में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया और यह आंदोलन दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही चलाया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसको आप नोट कर लेना। एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे और ये सन 1983 में उत्तरी कर्नाटक में पेड़ों की कटाई के विरुद्ध चलाया गया है और इस आंदोलन का नाम एपिको आंदोलन था और यह दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही चलाया गया था। इसके बाद आया था शांत घाटी आंदोलन। तो शांत घाटी आंदोलन को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। शांत घाटी आंदोलन को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। केरल, ये शांति घाटी आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो ये केरल में चलाया गया और इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है और यह पलक्कड़ जिले में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और यहाँ पनबिजली के लिए सबसे पहले इसमें शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, और यह केरल में चलाया गया है और यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। और उसके बाद यहाँ पनबिजली के लिए कुंती पूजा नदी पर बांध बनाए गए। और ये सब पूछा जाता है कि पनबिजली के लिए कौन सी नदी पे बांध बनाया गया, तो कुंती पूजा नदी। और वर्ष 1973 में यह आंदोलन चला था और उसके बाद इसे शांत घाटी आंदोलन भी कहा जाता है। साइलेंट वैली भी कहा जाता है, शांत घाटी भी कहा जाता है। 1973 में चलाया था। कुंती पूजा नदी पर पनबिजली बांध बनाए गए। उसके पलक्कड़ जिले में स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और ये केरल में है और ये साइलेंट वैली भी कहा जाता है। इसका नाम शांत घाटी आंदोलन भी है। ठीक है, तो आपको ये वन से संबंधित आंदोलन बताए हैं मैंने। एक बार और रीड कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले चिपको आंदोलन 1973 में, उससे पहले आया था विश्नोई, इससे भी पहले ये आया था विश्नोई आंदोलन। ये 1730 में आया था और ये चिपको आंदोलन के प्रेरणा के रूप में ही चलाया गया था। और
इसके तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके 1730 में अमृता देवी विश्नोई जो राजस्थान की थी, और एपिको आंदोलन 1983 में उत्तरी कर्नाटक में पेड़ों की कटाई पे चलाया गया। इसके नेतृत्व का पांडुरंग हेगड़े था। और शांत घाटी आंदोलन को साइलेंट वैली भी कहा जाता है, और यह केरल में है, केरल राज्य में है, और केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित है। और पनबिजली के लिए कुंती पूजा नदी पर बांध बनाए जाने के कारण वर्ष 1973 में आंदोलन चलाया था, और इसे शांत घाटी आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या प्रयास रहे अपने वनों को बचाने के लिए, तो अन्य प्रयास थे कि वृक्षारोपण और पुनर्निर्माण के लिए प्रयास किया, लकड़ी की तस्करी पर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया, संरक्षित वन क्षेत्रों को नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अन्य संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित करना, जंगल की आग पर नियंत्रण करना, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना जिससे उनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाए। वनों की आवश्यकता और महत्व, तो वनों की हमें क्यों आवश्यकता है और इसके महत्व क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन उत्पादन, वन हमारे लिए क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो जीवों के लिए आवश्यक है ना। तो ऑक्सीजन के उत्पन्न का काम वन करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करते हैं। पौधे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जिससे वायुमंडलीय गैसों का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। उसके बाद आहार श्रृंखला, पौधे प्राथमिक उत्पाद है तथा खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं जिसे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों का पोषण प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। भूमि संरक्षण के पौधे मृदा क्षरण को रोकते हैं और उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैव विविधता, पौधे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का निवास स्थान प्रदान करते हैं जिससे कई प्रजातियों की विविधता बनी रहती है। उसके बाद जल चक्र पढ़ेंगे, तो पौधे में वाष्पीकरण के माध्यम से जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे जल की उपलब्धता बढ़ती है और यह नाइट्रोजन चक्र में भी योगदान देते हैं। प्राकृतिक संतुलन से मतलब है कि पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। पौधे जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। औषधि उपयोग, विभिन्न प्रकार के पौधे औषधियों के लिए स्रोत हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, तो वायु प्रदूषण, वास मार्ग और पत्तियों की क्षति, वायु में मौजूद प्रदूषक जैसे गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन पेड़ों की पत्तियों पर जमा हो जाती है जिससे उनके स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों की, उनमें छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं तो वो छिद्र बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वायु में मौजूद प्रदूषक गैसें होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, जो ये पेड़ों की पत्तियों पर जमा होती है तो उसके जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाने के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से प्रक्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए वास मार्ग और पत्तियों को क्षति पहुंचती है। उसके बाद पत्तियों की जलन, उच्च सांद्रता वाले प्रदूषक जैसे ओजोन पत्तियों पर जलने और धब्बे उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पत्तियों की सतह को नुकसान होता है और उनका प्राकृतिक कार्य प्रभावित होता है। वृद्धि में कमी, तो वायु प्रदूषण पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकता है जिससे उनकी ऊंचाई और शाखाओं का विकास धीमा हो जाता है। यह फलों व बीजों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो वृद्धि में कमी ऐसे होती है कि वृद्धि पौधों को बाधित कर सकता है। वायु प्रदूषण पौधों की वृद्धि को बाधित कर सकता है जिससे ऊंचाई, शाखा का विकास धीमा होता है और यह फल बीज की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। उसके बाद जल प्रदूषण, तो पानी की गुणवत्ता, जल में प्रदूषक तत्व जैसे भारी धातुएं, सीसा, कैडमियम, रसायन, कीटनाशक पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों की विकास क्षमता प्रभावित होती है और बीमारियां बढ़ सकती है।
इसके बाद पोषक तत्वों की कमी। जल प्रदूषण से पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों में कमी आती है, जिससे उनकी सामान्य वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। मृदा प्रदूषण, तो मृदा में विषाक्त पदार्थ, रसायन और भारी धातुओं की उपस्थिति में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। इससे पौधों को पोषण क्षमता और उनकी वृद्धि में बाधा आती है। पोषक तत्वों का असंतुलन। मृदा प्रदूषण में से पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों में असंतुलन हो सकता है, जो उनके स्वास्थ्य और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 4, ओजोन प्रदूषण। ओजोन का प्रभाव। ऊपरी वातावरण में ओजोन का अत्यधिक स्तर पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। तो ऊपरी वातावरण में ओजोन का अत्यधिक स्तर पौधों के लिए हानिकारक होता है, पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है। वातावरणीय परिवर्तन किस प्रकार आते हैं? तो वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है, जिससे वनों के पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। यह असामान्य मौसम की स्थितियों और चरम मौसमी घटनाओं के रूप में प्रकट होता है। जैव विविधता पर प्रभाव, तो वनस्पति की विविधता में कमी। प्रदूषण के कारण कुछ पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती है, उनकी आबादी कम हो सकती है। इनसे जैव विविधता में कमी आती है और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये सब कारण हैं अपने पर्यावरण को प्रभावित करने के लिए। तो ओजोन प्रदूषण, वातावरणीय परिवर्तन, जैव विविधता, और इसके बाद पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही IMP है, जो सभी आपको एक जगह मिल गए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। तो संस्थान का नाम है IUCN और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि संस्थान IUCN का फुल फॉर्म बताइए। तो I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फोर्स, C से कन्वर्जेशन और न से नेचर, है ना। तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह संस्थान संकटग्रस्त जीव जंतुओं की रेड डाटा बुक या लाल सूची जारी करता है। इसके बाद WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। यह 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई। ये भी स्विट्जरलैंड में है और यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। इसका स्लोगन फॉर लिविंग प्लेनेट है। अगला है UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। उसके बाद यह पर्यावरण निरीक्षण एवं परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी तरीकों द्वारा समन्वय उत्तरदायित्व है। तो यूनेपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है। FBO, तो FBO का फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को इटली में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन तथा वानिकी संबंधी शोध का अध्ययन करता है। इसके बाद
WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड यह मौसम से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है। कौन करता है मौसम से संबंधित जानकारी एकत्र? तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट। IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। 1988 में इसकी स्थापना हुई और ये स्विट्जरलैंड में है। यह जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभावों तथा भविष्य के जोखिमों आदि का नियमित मूल्यांकन प्रदान करता है। इसके बाद ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर लाइंस। 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई। यह गुरुग्राम भारत में है। इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब एक बार इस पर नज़र डाल लीजिएगा और मैं आपको सबके सन और इसके फुल फॉर्म रीड करा देती हूँ। IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को स्विट्जरलैंड में हुई थी। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 5 जून को 1972 नैरोबी केन्या में हुई थी। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 इटली में हुई थी। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। IPC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज वर्ष 1988 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 गुरुग्राम में हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगले चैप्टर का नाम है हमारे प्राकृतिक संसाधन। ये देख लीजिए आप, ये अगला चैप्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।